हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि जून 2024 के जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स है उसको हम ऑलरेडी एक सिंगल लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम उन आरबीआई सर्कुलर्स के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। आई होप आप सभी ने सर्कुलर वाला लेक्चर देखा होगा, उसके बाद ही आप ये वाला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आपको लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट लाया गया है मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स डायरेक्शंस 2016 के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग रिवाइज्ड बल्क डिपॉजिट लिमिट क्या है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। रिवाइज्ड बल्क डिपॉजिट लिमिट क्या है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 5 करोड़ रुपीस, ऑप्शन बी 2 करोड़ रुपीस, ऑप्शन सी 3 करोड़ रुपीस, ऑप्शन डी 1 करोड़ रुपीस। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3 करोड़ रुपीस। तो जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके लिए अब बल्क डिपॉजिट का क्या मतलब है, सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹3 करोड़ एंड अबव। तो अगर कोई व्यक्ति है वो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाता है और वहाँ पे जाकर के वो एक बार में 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट का एफडी करता है, तो वो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या होगा, बल्क डिपॉजिट होगा। ओके, देखिए पहले ये लिमिट कितना था, पहले ये लिमिट था ₹2 करोड़ एंड अबव, तो अभी इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, ₹3 करोड़ एंड अबव। समझ में आ गया। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बल्क डिपॉजिट का लिमिट कितना कर दिया गया है, 3 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, पहले ये 2 करोड़ रुपीस था। ओके, इसके बाद देखिए जो लोकल एरियाज बैंक है और जो रीजनल रूरल बैंक है उसके लिए बल्क डिपॉजिट का क्या मतलब है, सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹1 करोड़ एंड अबव। तो अगर कोई लोकल एरिया बैंक में जाता है या रीजनल रूरल बैंक में जाता है और वहाँ पे जाकर के वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट का एक बार में एफडी करता है, तो वो डिपॉजिट लोकल एरिया बैंक या रीजनल रूरल बैंक के लिए क्या होगा, बल्क डिपॉजिट होगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कैटेगरीज ऑफ बैंक्स को रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन है उसमें शामिल कर दिया गया है। सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ तो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि रीजनल रूरल बैंक के लिए जो बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन है वो अब इनमें से किस कैटेगरीज ऑफ बैंक के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ओके, समझ आ गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन बी लोकल एरिया बैंक्स, ऑप्शन सी पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लोकल एरिया बैंक्स। तो रीजनल रूरल बैंक के लिए भी बल्क डिपॉजिट का मतलब था सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹1 करोड़ एंड अबव। तो अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये अब लोकल एरिया बैंक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो अभी रिसेंटली लोकल एरिया बैंक को ही रीजनल रूरल बैंक के लिए जो बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन है उसमें शामिल कर दिया गया है, यानी कि अब ये जो डेफिनेशन है रीजनल रूरल बैंक के लिए वो अब लोकल एरिया बैंक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एज पर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस 2022, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली डिफाइन करता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। ओके, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनमें से कौन सा अच्छा करेक्टली डिफाइन करता है, सही तरीके से डिफाइन करता है। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं उसको खुद से, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई फॉरेन एंटिटी है, वो अनलिस्टेड एंटिटी है और उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, या फिर किसी फॉरेन एंटिटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया जाता है, तो ये भी क्या माना जाएगा, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। पहला ऑप्शन समझ में आ गया।
ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि अगर कोई लिस्टेड फॉरेन एंटिटी है और उसके 10% या फिर 10% से ज़्यादा शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ओके। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि कोई लिस्टेड फॉरेन एंटिटी है और उसके 10% से कम शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, जाहिर सा बात है भारत का कोई व्यक्ति होगा या कंपनी होगा, तो कोई भारत का व्यक्ति या फिर कंपनी है, उसने भारत के बाहर कोई लिस्टेड फॉरेन एंटिटी है, उसके 10% या 10% से कम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसके परिणाम स्वरूप उसके पास कुछ कंट्रोल आ गया है उस कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर। ओके, तो उसको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन था। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जितना भी ये ऑप्शंस है ये सब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से डिफाइन करता है। ओके, आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो जितना भी यहाँ पे ऑप्शंस हमने डिस्कस किया कि कोई अनलिस्टेड एंटिटी है भारत के बाहर, उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर कोई फॉरेन एंटिटी है, जब वो सेटअप होता है तो कैपिटल के तौर पे जो पैसा दिया जाता है तो उसको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अगर कोई लिस्टेड फॉरेन एंटिटी है, उसके 10% या फिर 10% से ज़्यादा शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। कोई लिस्टेड फॉरेन एंटिटी है, उसके 10% से कम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ऐसा है जिसके परिणाम स्वरूप जिसने इन्वेस्ट किया, जो इन्वेस्टर है, उसके पास कुछ कंट्रोल आ गया है, तो ये भी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट करेक्टली डिफाइन करता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एज पर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस 2022। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभी जो अमेंडमेंट लाया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस 2022 के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन ए, ओनली इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज के यूनिट में इन्वेस्टमेंट होता है तो सिर्फ उसको ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ओके, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज के यूनिट्स को छोड़ करके उसके द्वारा इशूड किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो सिर्फ उसको एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ओके, ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज के यूनिट्स या उसके द्वारा इशूड इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, इंक्लूडिंग स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज है, उसके सेटअप करने के लिए किसी भारत के व्यक्ति के द्वारा या फिर एंटिटी के द्वारा इनिशियल कैपिटल प्रोवाइड किया गया है तो उसको भी एज अ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि लिस्टेड फॉरेन एंटिटीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ओके, ऑप्शंस आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभी जो अमेंडमेंट लाया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस 2022 के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। ओके, मतलब कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एंटिटी के द्वारा या फिर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जाएगा तो उसको एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन इन यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज। तो यहाँ पे कोई भारत का व्यक्ति है या फिर कोई कंपनी है, वो भारत के बाहर वहाँ के इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करता है या उसके द्वारा इशूड किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको क्या माना जाएगा, एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाएगा। अब से अभी जो अमेंडमेंट लाया गया है ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन 2022 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इंक्लूडिंग स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट फंड है
भारत के बाहर उसको सेटअप करने के लिए भारत के किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर कंपनी के द्वारा इनिशियल कैपिटल प्रोवाइड किया गया है, तो उसको भी एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बेसिकली जो 2022 का डायरेक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस 2022, इसके पैराग्राफ 19E को रिप्लेस कर दिया गया है एक नए पैराग्राफ से, और इस नए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही ये बोला गया है कि चाहे आप इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करें या फिर उसके द्वारा इशूड किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी नाम से उसको इशू किया गया हो, बॉन्ड्स के नाम से, शेयर्स के नाम से, किसी भी नाम से उसको इशू किया गया हो, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट फंड उस देश के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रेगुलेटर है उसके द्वारा रेगुलेटेड है, तो फिर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अभी जो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस 2022 के अंदर अमेंडमेंट लाया गया है, तो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जुरिस्डिक्शंस अदर देन आईएफएससी को छोड़ करके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को छोड़ करके जो दूसरा जुरिस्डिक्शन है, जो दूसरा देश है, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फंड है, तो उसके यूनिट्स या उसके द्वारा इशूड इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। आईएफएससी को छोड़ करके भारत के बाहर जो दूसरा देश है, वहाँ पे ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तौर पे वहाँ के इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स या फिर उसके द्वारा इशूड इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन एंटिटीज इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, एज पर द अमेंडमेंट्स टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस 2022। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ओनली लिस्टेड इंडियन कंपनीज। ऑप्शन बी, ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। ऑप्शन सी, बोथ लिस्टेड इंडियन कंपनीज एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। ऑप्शन डी, ओनली अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ लिस्टेड इंडियन कंपनीज एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। तो आईएफएससी को छोड़ करके जो दूसरा जुरिस्डिक्शन है, जो दूसरा देश है, वहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट फंड है ना, तो उसके अंदर लिस्टेड इंडियन कंपनीज और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट कर सकता है एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तौर पे। लेकिन जब बात आता है आईएफएससी के अंदर, तो आईएफएससी के अंदर देखिए यहाँ पे जो लिस्टेड इंडियन कंपनीज है और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है वो तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकता है, लेकिन उसके अलावा जो अनलिस्टेड इंडियन एंटिटी है वो भी आईएफएससी के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आईएफएससी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट फंड है या फिर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड है, तो उसके अंदर कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, तो आईएफएससी के अंदर देखिए लिस्टेड इंडियन कंपनीज भी कर सकता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स भी कर सकता है और अनलिस्टेड इंडियन एंटिटी भी कर सकता है। लेकिन आईएफएससी के बाहर दूसरे देश में वहाँ के इन्वेस्टमेंट फंड में सिर्फ लिस्टेड इंडियन कंपनीज और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एज पर द अमेंडेड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस 2022 कौन कौन सा एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज है। मतलब कि भारत के बाहर दूसरे देश में कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट फंड है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और उस इन्वेस्टमेंट को ऐसा ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा भारत के अंदर। समझ में आया क्वेश्चन? ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो 4 ऑप्शन है, इस स्लाइड में आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ये दोनों ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि वैसा फंड्स एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज है जो कि जिस देश में वो सिचुएटेड है उस देश के फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेटेड है। ओके, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि वैसा फंड्स एज अ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज है जो कि जिस देश में सिचुएटेड है उस देश के फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है थ्रू अ फंड मैनेजर के थ्रू उस फंड को रेगुलेट किया जा रहा है। ओके, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि वैसा फंड्स एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज है जो कि किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। ओके, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में जो मेंशन है वो दोनों ही
इन्वेस्टमेंट एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज है। तो पहले क्या था ना कि पहले भारत के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है तो उसके पहले क्या था कि भारत के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है तो अगर उस इन्वेस्टमेंट फंड को उस देश के फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जो रेगुलेटर है उसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है तभी उस इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था। उसी इन्वेस्टमेंट फंड को एज अ इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज ड्यूली रेगुलेटेड माना जाता था। लेकिन अभी यहाँ पे जो अमेंडमेंट लाया गया उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने बोला है कि अब अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज है, भारत के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है और उसके एक्टिविटीज़ को उस देश के फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा डायरेक्टली रेगुलेट नहीं किया जा रहा है लेकिन थ्रू अ फंड मैनेजर उसको रेगुलेट किया जा रहा है, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उस तरीके का इन्वेस्टमेंट भी क्या है, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज है। ओके, समझ में आ गया। मतलब बहुत सारे देश में क्या होता है ना कि वहाँ पे डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट फंड है, कोई म्यूचुअल फंड है तो डायरेक्टली उसको वहाँ का जो रेगुलेटर रहता है वो रेगुलेट नहीं करता है। वहाँ का रेगुलेटर क्या करता है कि उस इन्वेस्टमेंट फंड का जो फंड मैनेजर रहता है उसको वो रेगुलेट करता है। तो अब आरबीआई ने क्या बोला है कि उस तरीके के इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज है, उस तरीके के इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और उसको भी ऐसा क्या माना जाएगा, एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो अब ये क्वेश्चन है ये स्टैटिक पॉइंट से लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक को भारत के अंदर कब इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1983। तो बताइए एग्जिम बैंक को कब इस्टेब्लिश किया गया था भारत के अंदर, क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1982। एग्जिम बैंक एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है भारत के अंदर और इसको 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ये एग्जिम बैंक है उसको किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पार्लियामेंट से इस एक्ट को पास किया गया था और इसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका जो भी ऑपरेशंस होता है ना, इसके द्वारा जो भी काम किया जाता है तो वो सब इसी एक्ट के तहत गवर्न होता है। ओके, और यहाँ पे ये काम क्या करता है, तो जो भारत का इंटरनेशनल ट्रेड है उसको ये फाइनेंस करता है, फैसिलिटेट करता है, प्रमोट करता है। जो भी इंडियन एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, उसको ये लोन फैसिलिटी, गारंटी, क्रेडिट फैसिलिटी ये सब प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, तो एग्जिम बैंक को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक के द्वारा 15 मार्च 2024 को जो एग्रीमेंट किया गया था लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए, तो वो एग्रीमेंट इनमें से किस देश के साथ किया गया था। ओके, ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी गुयाना, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी सूरीनाम। तो यहाँ पे बताइए राइट आंसर क्या है। एग्जिम बैंक ने अभी हाल ही में लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए इनमें से किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है। ओके, बताइए जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गुयाना। एग्जिम बैंक 15 मार्च 2024 को इसने एक एग्रीमेंट साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के साथ, यानी कि गुयाना सरकार के साथ। और इस एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि एग्जिम बैंक गुयाना सरकार को 23.37 मिलियन US$ के वैल्यू का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्टेड होगा। और ये लाइन ऑफ क्रेडिट गुयाना सरकार को एग्जिम बैंक क्यों प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए प्रोवाइड करेगा क्योंकि गुयाना सरकार यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे देश का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हिंदुस्तान डिफेंस कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो उससे 2 हिंदुस्तान 228-201 एयरक्राफ्ट प्रोक्यूर करने के लिए, बाई करने के लिए यहाँ पे एग्जिम बैंक के द्वारा गुयाना सरकार को 23.37 मिलियन US$ का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्टेड होगा। ओके, तो यहाँ पे तो मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि एग्जिम बैंक के द्वारा
कौन से देश के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। आपसे देखिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है ना, आपसे इस अमाउंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने वैल्यू के लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था, ओके, या फिर एग्जिम बैंक ने कितने वैल्यू का लाइन ऑफ क्रेडिट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्टेड है गुयाना सरकार को प्रोवाइड किया, ओके। तो क्या होगा राइट आंसर इसका, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो 23.37 मिलियन यूएस डॉलर। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। यहाँ पे आपसे वही पूछा जा रहा है कि एग्जिम बैंक के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है, तो वो कितने अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10.5 मिलियन यूएस डॉलर, ऑप्शन बी 23.37 मिलियन यूएस डॉलर, ऑप्शन सी 50 मिलियन यूएस डॉलर, ऑप्शन डी 100 मिलियन यूएस डॉलर। देखिए यहाँ पे मैं ये सब टर्म को इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लाइन ऑफ क्रेडिट ये सब इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने जून आरबीआई सर्कुलर्स के जून मंथ का जो भी आरबीआई सर्कुलर्स है उसको डिस्कस किया है, तो पहले आप वो वाला लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखिए, तब आपको ये सब क्वेश्चंस आसान लगेगा, आप ये सब क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या है, कितने अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट एग्जिम बैंक ने गुयाना सरकार को प्रोवाइड किया है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 23.37 मिलियन यूएस डॉलर के वैल्यू का लाइन ऑफ क्रेडिट एग्जिम बैंक के द्वारा गुयाना सरकार को प्रोवाइड किया गया है। किस लिए प्रोवाइड किया गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से दो हिंदुस्तान 228-201 एयरक्राफ्ट को बाय करने के लिए ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया गया है एग्जिम बैंक के द्वारा गुयाना सरकार को, ओके। आई होप क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि एग्जिम बैंक के द्वारा जो लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए एग्रीमेंट किया जाता है, तो उसके तहत एग्जिम बैंक जो टोटल क्रेडिट प्रोवाइड करता है, तो जाहिर सा बात है कि जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है वो प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को प्रोक्यूर करने के लिए प्रोवाइड करता है, राइट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ना कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रहता है उसका मिनिमम कितना परसेंटेज वैल्यू का जो गुड्स है या जो सर्विस है वो भारत से सप्लाई होना चाहिए, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, ओके। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 100%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 75%। एग्जिम बैंक के द्वारा जो टोटल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है एग्रीमेंट के तहत, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है उसके कम से कम 75% वैल्यू का जो गुड्स है या जो वर्क है या जो सर्विस है वो भारत के सेलर के द्वारा सप्लाई होना चाहिए, वो भारत से सप्लाई होना चाहिए, और रिमेनिंग जो 25% वैल्यू का गुड्स होगा या जो सर्विस होगा वो भारत के बाहर से सप्लाई हो सकता है। तो इस प्रोविज़न को यहाँ पे इसीलिए रखा गया है क्योंकि एग्जिम बैंक अगर क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे देश के अंदर जो एक्सपोर्टर्स है, जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको मिले, इसीलिए ये यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया है, ओके, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा उसके कम से कम 75% वैल्यू का जो गुड्स होगा या जो सर्विस होगा वो भारत के सेलर के द्वारा सप्लाई होना चाहिए, भारत से सप्लाई होना चाहिए। रिमेनिंग 25% वैल्यू का जो गुड्स है, जो सर्विस है, जो कि भारत में अवेलेबल नहीं है, वो भारत के बाहर से सप्लाई हो सकता है, ओके, जिसको भी लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया गया उसको। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को जो अलाउ किया गया था कि वो अपने पास एक एडिशनल स्पेशल करेंट अकाउंट ओपन कर सकता है अपने क्लाइंट के लिए, तो यहाँ पे जो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को अलाउ किया गया था कि आप एक एडिशनल स्पेशल करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो उस पर्टिकुलर स्पेशल करेंट अकाउंट का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाएगा, मतलब किस चीज़ के लिए वो कर सकता है, किसके लिए आरबीआई ने अलाउ किया था, ओके। ऑप्शन ए इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस के लिए, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट के लिए, ऑप्शन सी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट के लिए, ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से, ओके।
तो बताइए राइट आंसर क्या है यहाँ पे। देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। 17 नवंबर 2023 को आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था और इस सर्कुलर में आरबीआई ने बोला था कि जो भी बैंक अपने पास इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट इंडियन रुपीज़ में करने के लिए स्पेशल रुपी पोस्टल अकाउंट ओपन करता है, मेंटेन करता है किसी फॉरेन बैंक के बिहाफ पे, तो वो ईडी कैटेगरी 1 बैंक अपने पास एक एडिशनल स्पेशल करेंट अकाउंट ओपन कर सकता है अपने क्लाइंट के लिए, और ये एक्सक्लूसिवली किस चीज़ के लिए होगा, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स के सेटलमेंट के लिए होगा। ओके, तो 17 नवंबर 2023 को आरबीआई ने जो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स है जो अपने पास स्पेशल रुपी पोस्टल अकाउंट ओपन करता है, मेंटेन करता है, उसको बोला था कि आप एक एडिशनल स्पेशल करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, जो कि एक्सक्लूसिवली किस चीज़ के लिए होगा, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स का सेटलमेंट के लिए होगा। अब देखिए अभी हाल ही में आरबीआई ने क्या फैसला लिया है, हाल ही में आरबीआई ने एडी कैटेगरी 1 बैंक को बोला है कि वो जो एडिशनल स्पेशल करेंट अकाउंट है उसका इस्तेमाल अब वो इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल से बाहर कर दिया गया है। ओके, ऑप्शन ए जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी इंडियन मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका। देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल से बाहर कर दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत बैंकों के लिए अनिवार्य होता है कि बैंक अपने टोटल लोन का एक सर्टेन परसेंटेज स्पेसिफिक सेक्टर में एलोकेट करे। तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि इनमें से कौन सा सेक्टर उस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर नहीं आता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो कैटेगरीज है इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरीज अंडर पीएसएल। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑप्शन सी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी रिन्यूएबल एनर्जी। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो जो कैटेगरीज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। तो बैंकों के टोटल लोन का सर्टेन परसेंटेज बैंक को इन सब सेक्टर के अंदर एलोकेट करना होता है। ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वैसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली लो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत, वहाँ पे पर कैपिटा पीएसएल लेस देन 9,000 रुपीज़ है। मतलब कि वहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लोगों को जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है तो पर पर्सन वो 9,000 रुपये से कम है। तो वैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से जो नया प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके ऊपर कितना वेट असाइन किया जाएगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। एक बार और समझा दूँ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि वैसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत जो क्रेडिट फ्लो है वो कंपैरेटिवली लो है, और कंपैरेटिवली लो का मतलब क्या है, पर कैपिटा पीएसएल लेस देन ₹9,000। तो वैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से जो नया क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके ऊपर कितना वेट असाइन किया जाएगा। ओके, ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 125%, ऑप्शन डी 150%। बताइए राइट आंसर क्या है इसका। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 125%। कोई डिस्ट्रिक्ट है
वहाँ पे पर कैपिटा PSL लेस देन ₹9,000 है। मतलब कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत वहाँ पे पर पर्सन को 9,000 रुपये से कम क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उस तरह के डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से जो नया प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके ऊपर 125% का वेट असाइन किया जाएगा। मतलब कि कोई इस तरीके का जिला है और वहाँ पे बैंक ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है, तो जब बैंक अपना PSL टारगेट कैलकुलेट करेगा तो उस समय कितना उसको कंसीडर करेगा, 1 लाख रुपए अगर लोन दिया है इस तरीके के ज़िले में तो उसको 1,25,000 रुपये कंसीडर करेगा। ओके, यही इसका मतलब है। और देखिए, अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली हाई है, ज़्यादा है, और हाई का क्या मतलब है, पर कैपिटा PSL ग्रेटर दैन ₹42,000, मतलब कि वहाँ पे जो ज़िला है उस ज़िला में पर पर्सन को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत 42,000 रुपीज़ से ज़्यादा का क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस तरीके के डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से जो प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा उसके ऊपर 90% का वेट असाइन किया जाएगा। मतलब कि उस तरीके के ज़िले में अगर 1 लाख रुपये लोन दिया जा रहा है तो जब बैंक अपना PSL टारगेट कैलकुलेट करेगा, आपको पता होगा कि बैंक को PSL टारगेट दिया जाता है RBI के द्वारा, तो जब बैंक अपना PSL टारगेट कैलकुलेट करेगा तो उसको 1 लाख रुपया कंसीडर नहीं करके 90,000 रुपया कंसीडर करेगा। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे ना आपसे क्वेश्चन किस पॉइंट से बन सकता है, जो मैंने आपको समझाया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को क्रेडिट ऐसा माना जाएगा कि वहाँ पे जो क्रेडिट फ्लो है वो कंपेरेटिवली लो है, तो वैसा डिस्ट्रिक्ट को माना जाएगा जहाँ पे पर कैपिटा PSL लेस देन ₹9,000 है। तो ये पहले 6,000 था, ओके, अभी इसको बढ़ा करके 9,000 रुपीज़ कर दिया है। और वैसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे क्रेडिट फ्लो कंपेरेटिवली हाई है वो कैसे डिस्ट्रिक्ट को माना जाएगा, जहाँ पे पर कैपिटा PSL ग्रेटर दैन ₹42,000 है। तो पहले ये जो लिमिट है ना वो 25,000 था, अब इसको बढ़ा करके 42,000 रुपीज़ कर दिया गया है। ओके, तो आज के इस लेक्चर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। और देखिए, आई होप पहले आपने जून 2024 के RBI सर्कुलर्स वाला लेक्चर देखा हुआ, उसके बाद आपने ये लेक्चर अटेंड किया है। और आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आपने वो वाला लेक्चर देखा हुआ है उसके बाद आप ये वाला लेक्चर आपने अटेंड किया है तो आप ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।